हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आ गए हम अपना बसंत बुक का 18वां और आखिरी चैप्टर लेकर। ये पार्ट हमारा क्या है? बसंत बुक का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर है टोपी, लिखा है संजय जी ने। तो संजय जी ने इस पार्ट में हमको ये समझाया है। क्या समझा रहे हैं वो? बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक नहीं दो चीज़ों को बताया है। पहली चीज़ तो ये बताई है कि इंसान को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कार्यरत होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो हमें कार्यरत रहना चाहिए हमेशा। पहली चीज़ तो ये, यानी कि अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ हमको अंतर बताई है प्रजातंत्र और राजतंत्र। अर्थात प्रजातंत्र यानी कि जहाँ पर लोगों का शासन होता है, लोगों की मर्जी से शासन चलता है, ठीक है। जैसा प्रजातंत्र होता है क्या? लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों से शासित शासन। और मगर राजतंत्र क्या होता है? यहाँ सिर्फ राजा शासन करेगा, वह उसका लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। ये फर्क हमें समझाया है। साथ में ये भी बताया है कि अगर हमें कोई कार्य बहुत अच्छे से कराना है तो उसके लिए मेहनताना देना चाहिए। अगर हम मेहनताना नहीं देंगे तो सामने वाला जो है कार्य करने की इच्छा नहीं रखेगा। इच्छा नहीं रखेगा तो उतनी क्वालिटी का अच्छा कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर चीज़ क्या है कि आप कोई कार्य अगर किसी से करा रहे हो तो उसके बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप फ्री में कराओगे तो कार्य बेकार होगा। वही चीज़ें होगा कार्य, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बहुत ही छोटे से पक्षी यानी गौरैया के माध्यम से समझाई गई। गौरैया यानी स्पैरो, हम सभी के बाहर घरों पे आकर बैठती है। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है और सबसे मेहनती चिड़िया मानी जाती है। तो कैसे इस गौरैया के माध्यम से हमने समझा है, चलिए देखते हैं। पाठ शुरू करते हैं। कहाँ शुरू होता है पाठ? इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। पुनर्सृजन मतलब दोबारा, एक लोक कथा रही है उसको दोबारा डेवलप किया है अपने शब्दों से। सामाजिक सरकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराती है। राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच अंतर समझाने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या बताया? राजतंत्र और प्रजातंत्र कैसा होता है और उसमें कार्य किस तरीके से संचालन होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये चीज बताई। और साथ ही एक छोटी सी गौरैया के बारे में संपूर्ण मानव जाति को बताया कि अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो पूरी ईमानदारी के साथ संपूर्ण हो। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। क्या है? एक गवरैया, गवरैया मतलब मादा गौरैया, और एक गवरा यानी कि नर गौरैया का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। मतलब कि वो दोनों आपस में बहुत अच्छी मित्रता रखते थे। दोनों सदैव साथ रहते, साथ साथ उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते, मतलब सारे कार्य वो एक साथ करते थे। प्रातः काल भोजन की तलाश में दोनों साथ निकलते और शाम को फिर साथ ही रहते। वे एक दूसरे को अपनी बातें बताते और थकान उतार कर सो जाते। एक शाम गवरैया ने गवरे से कहा, क्या मतलब सारा कार्य वो साथ करते थे, भोजन खाने बाहर जाते थे, लौटते थे, लौट के आके पूरे दिन की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे और फिर चुपचाप सो जाते थे। फिर एक दिन गौरैया जो है वो किससे बोलती है? जो नर गौरैया, उससे क्या बोलता है? देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गवरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है। तो वो एक था कि ना कितने अच्छे कपड़े पहनते, रंग बिरंगे, कि हमेशा एक जैसे नहीं रहते भाई, स्किन का कलर तो एक रहता है, कपड़े हम बदलते हैं तो रंग बिरंगे। तो ये गौरैया को बड़ा अच्छा लगा था। तो उसका विरोध करते हुए गवरे ने क्या बोला कि नहीं, आदमी जब वस्त्र पहन लेता है तो उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, वो बिना वस्त्र के ही ज्यादा अच्छा है। ये गवरे ने विरोध किया। उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जाती है। गवरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़ा पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गवरे ने कहा, यहां पर कपड़े के लिए उसने क्या बोला कि भाई हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम अब मौसम की परिस्थितियों के अनुसार कपड़े पहनते हैं। गर्मी होते हैं तो वैसे कपड़े, बारिश होते हैं तो उसके अलग कपड़े रहते हैं, हमारे ठंड के अलग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अलग रहते हैं। तो हम हर मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अब कपड़े का विरोध करते हुए गौरव ने क्या बोला? गवरे ने
कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा गर्मी बरसात सहने की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब हम जो हमारी जो शक्ति है वो कपड़े हैं उसके लिए सहायक सिद्ध होते हैं, मतलब हमें और शक्ति प्रदान हो जाती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है, आदमी आदमी में भेद करने लगता है, फिर भी आदमी कपड़े पहनकर दूसरे को सिर से पांव तक ढक लेता है। तो कहने का क्या मतलब है कि आजकल के समय में ये छोटी सी जो एक वाक्य बोला गया, आजकल की सब जो परिस्थितियां हैं, कपड़े देख के हम आदमी के स्टेटस का पता लगा लेते हैं कि ये किस स्टेटस का है, कि बहुत ही ऊंचा है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, किस तरीके का है, हम कपड़ों से देख के अंदाजा लगाते हैं। यानी कि जब मनुष्य कपड़े पहनने लगता है तो आदमी आदमी में भेद करने लगता है, उसके स्टेटस के हिसाब से उससे बिहेव करने लगता है, और कपड़ा पहन के वो ऊपर से नीचे तक ढक जाता है तो उसके शरीर की सुंदरता दिखती ही नहीं है। तो ये चीज किसने व्यक्त करी? गवरे ने। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है। मतलब वो अपनी इज्जत ही नहीं बचाता, ये जो काम करने वाले हाथ पैर है इनको भी ढक लेता है। सिर की लपटें टोपी से ढक लेता है। लपटे मतलब आप लटे का मतलब क्या है? बालों को। बाल भी सुंदरता होते हैं और वो टोपी पहन लेता है तो उसकी सुंदरता भी उससे ढक जाती है। हम तो नंगे ही सही, मतलब हम जो है बिना कपड़ों के ही सही है, हम ऐसे ही सुंदर लगते हैं। गवरैया क्या बोली? आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरी भी जी टोपी पहनने का करता है। तो अब गवरैया क्या बोली? आदमियों पर टोपी बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं क्या पहनूं, मैं भी टोपी पहनूं, मेरी बड़ी इच्छा है इस चीज की। ये गवरैया ने जो है अपने मन के विचार व्यक्त किए। गवरे ने कहा, तू टोपी कहाँ पाएगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। कहने का क्या मतलब है? तुमको टोपी कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो आदमी को राजा, अर्थात जो राजा महाराजा होते हैं वो मुकुट धारण करते हैं ना। तो उसने बोला तुमको कहाँ मिलेगी, वो तो राजा महाराजा धारण करते हैं, तुमको कहीं से वो मिलने वाली नहीं है। और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेक को टोपी पहनानी पड़ती है, तो इस चक्कर में कहाँ पड़ती है। तो वो क्या बोलता है गवरा कि जो है अपनी टोपी लेने के लिए हमें बहुत से लोगों के ऊपर टोपी पहनानी पड़ती है, मतलब बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक टोपी बनती है और तब हम उसे धारण करते हैं। तो तुम्हें ये जो है टोपी कैसे मिलेगी, ये गवरे ने बोला। गवरा तनिक समझदार था, मतलब गवरा जो था वो जानता था ये सारी परिस्थितियों को, इसीलिए वो गवरैया को समझाने की कोशिश कर रहा था। पर गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, जो सोच लिया सो सोच लिया, मतलब उसने सोच लिया कि उसे करना है तो करना है। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगले निकले तो घूरे पर उन्हें रुई का फाहा मिल गया। मतलब क्या है कि जब वो अगले दिन दाना चुगने पहुंचे ना तो उन्हें एक पेड़ की डाल पर थोड़ा सा रुई का फाहा मिल गया। रुई जो है से गुच्छे में बनी हुई उसको कहीं से मिल गई। तो उसने क्या किया, टोपी का जुगाड़ मिलते ही गवरैया खुशी से पागल हो गई। अब उसे लगा कि हम इससे टोपी बनवा सकते हैं, तो वो बहुत खुश हो गई गवरैया। उसने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। किसके सामने रखा? गवरे के सामने लेके आई और गवरे के सामने रखा ऐसा, और क्या बोली? गवरे ने उसे समझाते हुए कहा, तेरा जैसा ही एक बावरा था। बोला कि उसने समझाते बोला कि तुम्हारे जैसा एक और पागल था, उसने भी जिद करी थी। तो क्या बोला? जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। चाबुक मतलब होता है ना, एक होता है चमड़े का, वो पतला पतला रस्सी से होता है, चलाया जाता है, जैसे घोड़ों को मारने के लिए भी होता है। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन कौन लाएगा। मतलब चाबुक तो मिल गया मगर इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, किसके ऊपर चलाएगा? घोड़ा। अब उसमें लगाने के लिए लगाम और जीन मतलब उसके ऊपर बैठने के लिए जो आदमी बैठते हैं ना, जीन, वो कहाँ से मिलेगी? वो तो कुछ थी ही नहीं, तो चाबुक लेके तुम क्या करोगे? गवरे ने उससे कहा कि रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता भी है? तो अब उसने कहा कि मतलब उसने जैसे चाबुक तो मिल गया था मगर उस चाबुक का इस्तेमाल किस पे करेगा, वो उसके पास था ही नहीं। उसी तरीके से तुमको रुई तो मिल गई है मगर रुई से टोपी तक का सफर बहुत लंबा है, तुम कैसे करोगी? तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। तो वो कहाँ तक तुम कैसे एक रुई के फाहे से टोपी तक कैसे पहुंचोगी?
गवरे ने उससे कहा कि रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता नहीं है। गवरैया रुई का फाहा लिए धुनिया के पास गई। धुनिया मतलब जो धुनता है, रुई को धुनता है, उसके पास गई। उस समय वह राजा के लिए रजाई बनाने में व्यस्त था। वो धुनिया क्या कर रहा था? राजा के लिए रजाई बना रहा था, बहुत बिजी था। उस बेचारे के शरीर पर फटे कपड़े थे। किसके? जो धुनिया था, उसके कपड़े एकदम फटे हुए थे। उसने गवरैया की रुई धुनने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हारी रुई नहीं धुनूंगा। पर गवरैया ने उससे कहा कि उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिये को आधी रुई मेहनताने में दे दी। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। अब क्या था, वो राजा की रजाई जो बना रहा था, धुन रहा था राजा की रजाई के लिए रुई, वो फ्री में कर रहा था। मतलब राजा उसके लिए कोई मेहनताना नहीं देने वाला था, इसलिए गुस्से में था। और उसे कार्य भी समय पर पूर्ण करना था, क्योंकि भाई राजा के लिए था, वो देर होती तो उसके लिए उसको सजा मिल जाती। तो वो गुस्से में था। उसने गौरैया का मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रुई नहीं धुनूंगा। तो गौरैया समझदार थी, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जितनी भी रुई है इसकी आधी रुई तुम रख लो अपने मेहनताने के रूप में। और जब उसको लगा कि हाँ मुझे मेहनताना मिल रहा है, तो उसने खुशी खुशी वो रुई धुन दी। फिर क्या हुआ, गवरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास पहुंची। उस समय वह शरीर पर एक फटा सा धुस्सा डाले राजा के लिए अचकन के लिए सूत काटने में लगा था। तो कोरी मतलब जो रुई से सूत बनाता है, धागे में, रुई से क्या बनेगा, उसको धागे में पिरो धागा बनाएगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी जो है वो चरखा काटते थे। तो चरखा से क्या होता था, रुई से वो सूत कतता था, और उसी सूत से जो है गांधी जी के कपड़े बनते थे। मतलब वो अपने लिए कपड़ा खुद तैयार करते थे। तो यहाँ पर क्या बताया कि वो जो है वो रुई से जो है वो बना रहा था। उस समय वो किस पे बिजी था? अचकन बनाने में, यानी कि उस काटता और उसकी अचकन बनाता। तो उसके लिए वो काट रहा था। उसने जो है मना कर दिया, तुरंत वो भी मना कर देगा। देखिए कैसे यहाँ पे आया, वह राजा का यह काम मुफ्त में करने जा रहा था। जैसे कि राजा कोई मेहनताना नहीं, जैसे दुनिया को नहीं दिया, वैसे ही वो कोरी को नहीं देता था। उसने सोचा ये गवरैया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। किन दोनों को? गवरा और गवरैया को। दोनों से कहा कि जाओ, मुझे नहीं करना, यहाँ से चले जाओ। गवरैया ने उसे काम के बदले आधा सूद देने की बात करी। उसने कहा तुम मेरा काम करोगे तो जितना भी सूद है उसका आधा सूद तुम रख लो, और बाकी आधे सूद से जो है मेरे लिए तुम क्या करो, जो है धागा बना दो। तो आधा सूद देने की कही तो कोरी सहर्ष तैयार हो गया, खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। उसने खूब अच्छा महीन अच्छा वाला सूत काट के दिया। कटा सूत लेकर गवरैया और गवरा बुनकर के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बुनकर के पास, जो सूत से कपड़ा बुनता है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, वो इतनी सी बड़ी सी मशीन वो रहती है, लोग हाथ से चलाते रहते हैं ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, धागे से कपड़ा बनता है। तो क्या हुआ, उसको बोलते हैं बुनकर। बुनकर उस समय राजा के लिए अचकन के लिए धागा बुन रहा था। तो क्या कर रहा था, वो अचकन के कपड़े के लिए धागा बुन रहा था, जिसे राजा के कारिंदे लेने आने वाले थे। मतलब उसे कौन लेने वाला आने वाला था? राजा के जो आदमी थे वो लेने आने वाले थे। तो उसको जल्दी था कि हम जल्दी जल्दी बना दे। उसने दोनों को भगाना चाहा कि इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा। इनका काम भी मतलब राजा के लिए वो काम मुफ्त में कर रहा था। तो उसने गवरैया से क्या बोला कि तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, नहीं तो तुम्हारा काम भी मुफ्त में, मुझे क्या फायदा है भाई, जिनसे जान बचानी है उनका ही काम पूरा कर दूं। गवरैया ने साहस से कहा कि बुनकर आधा तू ले लेना और आधा मुझे दे देना। फिर उसने वही कहा कि ठीक है, आधा तुम बनाना, कपड़ा जब बना लेना तो आधा तुम रख लेना और आधा मैं रख लूंगी। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, मतलब हम बिना जो है मोल दिए कार्य नहीं कराते, मगर अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो उसके लिए मोल जरूर चुकाएंगे। उसने तुरंत गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफस मतलब जो है मुलायम और काफी जो है जो गठा हुआ कपड़ा रहता है वैसा कपड़ा बुन दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर और आधा गवरैया को दे दिया। जो कपड़ा बुन के तैयार हुआ तो उसने क्या किया, आधा खुद रखा और आधा जो है वो गवरैया को दे दिया। अब देखिए यहाँ गवरैया हर जगह अपनी मेहनताना देती चल रही है, जितना लेकर आई थी उसमें से आधा आधा हर किसी को देते हुए चल रही है।
अब तक उसके 3/4 काम हो चुका था, मतलब टोपी बनने तक का सफर यानी कि कपड़ा बनकर तैयार हो चुका था, 3/4 तक काम हो चुका था। उत्साह से भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रत्न के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। जो छोटे छोटे बच्चे पहनते ना झब्बा, पतला सा कपड़ा होता है, वो तैयार कर रहा था, झबले टाइप के बच्चे के लिए तैयार कर रहा था। कौन था वो? जिसके लिए राजा की 9वीं रानी, ठीक है, 9वीं रानी की जो 7वीं रानी की 9 बेटियों के बाद 10वां लड़का हुआ था, उसके लिए कपड़े तैयार करने। दर्जी का यह काम बेगार में कर रहा था। बेगार में मतलब उसे इसके लिए कोई मोल नहीं मिलना था, मगर काम राजा का था तो उसके लिए करने जरूरी था, तो वहां पर उसको कोई मोल नहीं मिलना था। उसने गवरैये से कहा, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। मतलब गवरैया से कहती कि यहाँ पर मुझे ना कुछ मिलेगा, मगर मेहनत करके पसीना तो बहाना ही बहाना है। उसकी बातें सुनते ही गवरैया ने कहा कि हम बेगार में कुछ नहीं करवाते। इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक स्वयं ले ले तथा एक मुझे दे दे। दर्जी को और क्या चाहिए था, उसने अत्यंत मनोयोग से 2 टोपियां सिलकर एक गवरैये को दे दी। यहाँ उसको मेहनताना मिल रहा था, उसने तुरंत दो टोपियां सिली, एक खुद रखी और एक गवरैये को दे दी। दर्जी ने खुश होकर गवरैये की टोपी में 5 सुंदर फुंदने भी लगा दिए। अब दर्जी सुन अच्छा, उसको बहुत अच्छा लगा था, तो उसमें टोपी की चोटी पे 5 छोटे छोटे फुंदने लगा दिए थे। उसको बहुत खुश हो गया था, इसलिए जिससे टोपी और सुंदर बन गई। गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी, मतलब सुंदर टोपी थी तो वो बहुत खुश हो चुकी थी। भाई उसने भी इतनी मेहनत करी थी हर एक के पास जा जाके। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया। गवरे ने उससे कहा, तू तो रानी लग रही है। गवरैये ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? तो उसने कहा, बोला कि तुम रानी लग रही हो। तो उसने बोला, नहीं, मैं राजा लग रही हूँ, मुझे ऐसा। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जो है राजा से भी कहीं सुंदर टोपी पहने थी। तो उसने क्या बोला, रानी क्या होती, रानी तो नहीं पहनती है। तो उसने क्या बोला, मैं राजा लग रही हूँ और कोई भी राजा इस चीज में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनकर गवरैये ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए यह सारा काम हो रहा था। उसने क्या सोचा कि जहां जहां मैं गई वहां पर सब जगह राजा का कोई ना कोई सामान बन रहा था, तो अब मैं ये टोपी पहनकर कहाँ जाऊंगी? उसी राजा के पास में जाऊंगी। उड़ते उड़ते वह महल के कंगूरे पर जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने टहलुए से तेल की मालिश करा रहा था। टहलुए मतलब जो पहलवान होते हैं ना, खूब अच्छे से जो है वो उनसे मालिश करा। अधनंगा मतलब उसने ऊपर नहीं पहना था, नीचे की तरफ ही खाली धोती पहनी हुई थी और पूरे शरीर में अच्छे से तेल की मालिश करा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैये ने कहा, राजा, यहाँ के राजा के सिर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी है। गवरैया ने बोला कि यहाँ का राजा तो बगैर टोपी के है और मैंने टोपी पहनी है। राजा ने गवरैये के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी, उसकी अकल चकरा गई। राजा ने झट से अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब उसने देखा कि उसके सिर पर टोपी है, मेरे सिर पर नहीं है, तो उसने अपनी टोपी मंगवाई और अपने सिर पर रख ली। अब गवरैये ने कहा शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुंदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोचने का आदेश दे दिया। अब उसको गुस्सा आ गया कि उसकी टोपी मेरी टोपी से कैसी अच्छी हो सकती है। राजा को चिढ़ आई तो उसने तुरंत जो है उस चिड़िया को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ने और पंख नोच लेने का आदेश दिया, पर सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे। फिर राजा ने उसकी टोपी छीन लेने का आदेश दिया कि उसकी टोपी छीन लो। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी गिरा दी, दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। लेकर आए भाई, गुलेल से निशाना लगाया, टोपी जो है चिड़िया के सर से नीचे गिरी और दूसरे ने लपक कर उठा ली और राजा के पास में ले आए। राजा उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी का नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया। मतलब वो उसको अच्छे से मसल के खराब कर देना चाहता था, लेकिन उसने देखा अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, इसकी कारीगरी भी बहुत सुंदर है, तो वो बहुत खुश हो गया, एकदम देख के अचंभित रह गया, ऐसी सुंदर चीज भी बनती है।
फिर वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी से पूछा, भाई कारीगर को ढूंढा तो सबसे पहले दर्जी का नाम आया। भाई दर्जी ने तो सिल के आखिरी में दी थी। तो उसने उसके सामने आया कि तुम मेरे लिए इतनी सुंदर टोपी क्यों नहीं बनाते। तुमने गौरैया के लिए बनाई और मेरे लिए नहीं बनाई, तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं बनाते। इस प्रकार के जवाब बुनकर, कोरी और धुनिया ने भी दिए। क्या उसने दर्जी ने दरबार में हाजिर किया और उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। उसने क्या बोला कि कपड़ा बहुत अच्छा था। इसी प्रकार के जवाब बुनकर, कोरी और धुनिया ने दिए। बुनकर ने क्या बोला कि जो है सूत बहुत अच्छा था। कोरी ने क्या बोला, रुई बहुत अच्छी थी। धुनकर ने बोला रुई बहुत अच्छी थी, काटने में लेकर आया था। तो सभी ने जवाब दिया कि उससे पहले वाले कार्य बहुत अच्छे हुए थे। क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि तुम सबने शुरू से मेरे लिए काम किया। भाई तुम सब हमारे लिए बनाते हो, तो तुमने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। तुम शुरू से बनाते तो मेरे लिए भी ऐसा ही, हमको भी कैसे ही कपड़ा मिलता, ऐसे ही सूत मिलता। तुम रुई धुनते तो सूत ऐसा बनता, सूत अच्छा बनता तो कपड़ा अच्छा बनता, कपड़ा अच्छा बनता तो दर्जी अच्छा सिलता। तो तुम सबने ऐसा काम मेरे लिए करके क्यों नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, अभय दान का आश्वासन पाकर धुनिये ने कहा, उसने कहा कि अगर आप हमें अभय दान यानी कि मृत्यु का दंड ना प्रदान करें तो फिर मैं आपको बताता हूं। तो उनको आश्वासन मिला। तब वो बोला, कौन, धुनिया, महाराज यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। मतलब जो काम कराती थी, जो भी तैयार होता था उसका आधा हमको दे देती थी। इसके पास कुछ भी ना था फिर भी आधा देती थी। मतलब इसके पास कुछ नहीं था लेकिन तब भी ये आधा चीजें दे देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत आती गई। मतलब जब हम उसका काम कर रहे थे उसके बदले में हमें मिल रहा था तो हम ज्यादा जो है अच्छे मन लगा के कर रहे थे। तो मन लगाने से क्या होता था, हमारी कारीगरी बहुत अच्छी हो जाती थी। गवरैये ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेगार की नहीं है। यह राजा तो कंगाल हो गया, इससे टोपी भी नहीं जुटती। तो उसने बोला कि ये जो टोपी मैंने बनवाई है ये बेगार में नहीं बनवाई है, और तुम जितना कराते हो बेगार में कराते हो कि तुमसे एक टोपी तक नहीं बन पाती है। मतलब तुम एकदम कंगाल हो। ये किसने बोला, गवरैये ने बोला। फिर अब राजा को सचमुच आश्चर्य हुआ। उसको क्या आश्चर्य हुआ, वह सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता चला। राजा के पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो पैसे नहीं देता था। यह अद्भुत तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए। तो यहाँ पर जब इतना सारा तमाशा चल रहा था तो लोग आसपास इकट्ठा हो गए। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। मुंहफट मतलब किसके लिए, गवरैये के लिए, कि ये बहुत मुंहफट है और ये राजा की बेइज्जती करके ही दम लेगी। क्योंकि इतने सारे लोग सुन रहे थे, वो बोले जा रही थी, तो यहाँ पर किसकी बेइज्जती हो रही थी, राजा की। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी, मतलब जहां वो बैठी थी ऊपर करके उछाल दी। गवरैये ने टोपी पहन ली और कहने लगी। डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंह फट के मुंह ना लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। तो कहने का यहाँ क्या मतलब है, एंड में उस गवरैये की टोपी वापस मिल गई, इस डर से कहीं राजा की बेइज्जती ना हो जाए। तो टोपी यहाँ आखिरी में जो दिया है ना, टोपी संभाल ली राजा ने, मतलब उसने अपनी इज्जत बचा ली। तो इस तरीके से इस पाठ में हमने दो चीजें समझी कि एक, जिसके पास कुछ नहीं था वो उस काम का भी मेहनताना दे रहा था। एक जो राजा था उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो हर काम फ्री में करा रहा था। तो ये था राजतंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, जहां पर प्रजा के सुखों का ध्यान रखा जाए तो वहां के खजाने भरे रहते हैं। राजतंत्र, जहां राजा सिर्फ अपने लिए सोचता है, प्रजा के लिए नहीं सोचता, वहां उस जो है राज्य का विनाश होना निश्चिंत हो जाता है। मतलब जैसा कि आपका इस राजा के साथ हुआ, उसका पूरा खजाना खाली हो चुका था। और गवरैया के थ्रू हमें क्या लेखक ने समझाया कि जो है हर व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, यानी कि अपना कोई भी कार्य बहुत ही मेहनत के साथ में करना चाहिए, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गवरैया और गवरई के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अवसर कैसे मिला।
तो दोनों के बीच में किसमें आदमियों के द्वारा पहने गए वस्त्र के कारण बहस हुई थी, और उसको कैसे वो रुई मिली थी, मतलब उसका साधन कैसे उसने जुटाया था, रुई उसे कैसे मिली थी, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो ये 2 पार्ट में है और दोनों ही पार्ट हमको लिखने होंगे। शुरू करते हैं। गवरैया और गवरे के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी पर गवरा विपक्ष में था। मतलब वो कहती थी कि आदमी जो है वस्त्र पहनते हैं बहुत अच्छा है, मगर गवरा क्या बोलता था, नहीं, आदमी बिना वस्त्र के ही अच्छा लगता है। गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। तो ये सारा जो बहस हुआ इसके दौरान उसने बताया कि मैं भी एक टोपी पहनना चाहती हूँ। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। उसने सूत कटवाया और टोपी पहनने की इच्छा पूरी की। तो वो जो फाहा उसको मिला था उसने सूत कटवाया था और उसके बाद उसकी टोपी बन गई थी और उसने टोपी पहनी भी थी। तो ये पूरी, पहले तो बहस की बात हम बताएंगे कि कैसे कैसे उन लोग के बीच बहस हुई थी, वो सारी करेंगे। फिर उसके बाद हम ये चीज़ बताएंगे कि जो है उसको कैसे रुई मिली और उसने कैसे टोपी बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो मतलब आपको रुई का फाहा तो मिल गया था, अब वो कैसे बनी हमको ये बतानी है। तो कैसे हम बताएंगे उसको कि वो सबसे पहले दुनिया के पास गई, ठीक है, दुनिया से बोला ठीक है अच्छी आधी रुई तुम रख लेना। दुनिया के बाद वो कहाँ गई, कोरी के पास गई, ठीक है, कोरी के पास उसने सूत बनाया, उसने कहा ठीक है आधा सूत तुम रख लेना। फिर वो किसके पास गई, बुनकर के पास गई, बुनकर से बोला अच्छा ठीक है कपड़ा तुम बना दो, आधा कपड़ा तुम रख लेना। फिर उसके बाद किसके पास गई, दर्जी के पास, उसने दर्जी से बोला 2 टोपी बना दो, एक तुम रख लेना, एक मुझे रख दे देना। तो इस तरीके से उसका जो सारा सफर रहा टोपी बनाने का उसे हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे, टोपी बनवाने के लिए गवरैया दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। दुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास पहुंची। उसे कोरी से कतवाकर कते हुए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसने बुनकर से कपड़ा बुनवाया, कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरैया की टोपी सिल दी, साथ ही टोपी पर 5 फुंदे जड़ दिए, जिससे वह गवरैया की टोपी अधिक खूबसूरत हो गई। तो ये पूरा सफर जो था हमने लिखा यहाँ पर, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। तो क्यों जड़े थे, वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे काम के बदले मेहनताना मिल रहा था। इसलिए जब वो कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है अगर वो खुश होता है तो वो एक्स्ट्रा करके देता है। तो यहाँ पे भी वही घटित हुआ, उसने भी एक्स्ट्रा करके दिया। गवरैया की टोपी पर दर्जी 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिल रही थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उससे मुफ्त में काम करवाते थे, लेकिन गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था। तो यहाँ पर क्या था भाई, वो जो दर्जी था वो राजा और उसके जितने भी व्यक्ति थे, आदमी काम करने वाले थे, उनके लिए कपड़ा बनाता था। लेकिन क्या था, वो लोग काम करवाते थे मगर उसे कुछ भी मेहनताना नहीं देते थे। यहाँ पर क्या था, गवरैया जो लेकर आई थी उसने आधा कपड़ा का एक टोपी तुम बना लेना, एक मेरे लिए बना देना। तो उसके काम के लिए उसको वहाँ पर मेहनताना मिल रहा था। तो इस बात से दर्जी बहुत खुश था और इसी खुशी के कारण उसने उसमें 5 फुंदे लगा दिए थे, जिससे टोपी और अधिक सुंदर लगने लगी थी। गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। मतलब हम अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, उत्साह मतलब करने की जब तक चाह नहीं होगी, हम बहुत अच्छे तरीके मन से रेडी नहीं होंगे, तो वो कार्य क्या होगा, वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि हम जब भी कोई कार्य करें तो पूरे उत्साह के साथ शुरू करना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो काम हम जैसा चाह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तर्क हमें यहाँ देना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर मन जीत गया तो समझ लो हम सब कुछ जीत गए, और मन हार गया तो हम जीतने के बाद भी हार जाते हैं। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णता सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम किसी कार्य को बेमन से करेंगे तो उसमें पूर्णता हमें नहीं मिलेगी। मतलब सफलता की बात तो छोड़िए, अलग हो जाती है, वो कार्य पूरा होने तक की नौबत नहीं आएगी अगर हम उसे बेमन से करेंगे। तो इसलिए मन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। गवरैये की फाहा मिलने के बाद उत्साह से भर उठी थी। जब उसे रुई का फाहा मिला था ना तो वो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसका एम जो टोपी पहनने का था वो उसे पूर्ण होता दिख रहा था कि अब उसे रुई मिल गई है। अब इस रुई से टोपी तक का सफ़र वो जानती थी, मगर उसे वो उत्साह बना के रखना था। अगर वो सोचती अरे यार ये रुई तो मिल गई है पर मैं तो टोपी पहनना चाहती हूँ, अब इतनी मेहनत कौन करे, वहाँ से वहाँ तक जाए, एक एक के पास जाए, और वो लोग मना कर देंगे, नहीं करेंगे, ऐसा होगा। अब हम काम को शुरू करने से पहले ही उसके आगे आने वाली बाधाओं को अगर गिनाने लगेंगे तो कैसे हमारे अंदर हिम्मत बचेगी, क्योंकि हर कार्य में बाधाएं तो आती हैं। हमारी हिम्मत है जो उन बाधाओं को तोड़ देती है और हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए कार्य को पूरे साहस और उत्साह के साथ हमें आगे लेकर चलना चाहिए। धुनिये, कोरी और बुनकर से काम करवाने के बाद वह दर्जी से अपनी टोपी बनवाने में कायम रही। क्यों? वही उत्साह था, क्योंकि उसकी चाह थी कि उसे टोपी पहननी है, और उसने उस चाह को उत्साह से, जब उसको फाहा मिला रुई का तो वो बहुत खुश हो गई। तो उसने क्या किया कि उस उत्साह को बनाए रखा जब तक उसे टोपी नहीं मिल गई, और इसीलिए उसने ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न किया और बहुत अच्छा भी उसकी टोपी मिलकर तैयार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई थी और वह गवरा मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर वह राजा के चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। अब क्या कारण हो सकता है? इसे कई कारण हो सकते हैं, तो आपके मन में जो भी कारण आए आप उसको तर्क सहित लिखेंगे। याद रखिए, कारण लिख के नहीं छोड़ देना, तर्क देना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो हमने यहाँ एक कारण लिखा है, उसका भी तर्क प्रस्तुत किया है। देखिए, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई थी और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, क्योंकि टोपी बहुत सुंदर थी, वो बनते ही उसने तारीफ कर दी थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी, वह फिर भी राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गवरे ने बहस के दौरान कहा था टोपी मात्र राजा ही पहनता है। उसने बोला था तुम टोपी पहन के क्या करोगी, टोपी कौन पहनता है? राजा पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। दूसरे, वह राजा को यह एहसास करवाना चाहती थी कि उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी वो सबके पास गई थी तो सभी बेमन से, सारे लोग जो हैं वो राजा का ही काम कर रहे थे और बेमन से काम कर रहे थे, खुश नहीं थे काम करने से। तो ये चीज़ गवरैया भाप गई थी। तो उसने ये जाकर दिखाया कि जब आप मेहनताना दोगे तो इस तरीके से कार्य होता है, यानी कि आपको भी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। जब आप प्रजा का ध्यान रखोगे तो आपको भी अच्छा काम मिलेगा और क्या होगा, आपका राज्य भी खुशहाल रहेगा। तो आप प्रजा का ध्यान रखो, प्रजा आपका ध्यान रखेगी। ये चीज का एहसास वो दिलाना चाहती थी। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरैये के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। अब आपके सामने एक इमेजिन, जो कहानी में घटा उससे अलग एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि अभी तक वो जिसके पास भी काम करने जा रही थी वो सभी जो हैं बेगारी में काम कर रहे थे। बेगारी यानी उनको कोई कीमत नहीं मिल रही थी और वो बेमन से काम कर रहे थे, खुश नहीं थे। अगर इसके अपोजिट उन सभी को कीमत मिल रही होती और तब अगर गौरैया जाती तो क्या परिस्थिति होती। अब हमें उस परिस्थिति का अपने समझ के हिसाब से जवाब देना है।
यदि राजा के राज्य में सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरैये के साथ उन कारीगरों का व्यवहार समान होता। ठीक है, तो मतलब वो जो है सामान्य व्यवहार करते। सर्वप्रथम वे राजा का काम करते क्योंकि उनका काम ज्यादा था, यानी कि वो पहले राजा का कार्य संपन्न करते क्योंकि राजा के लिए बड़ी चीज बनानी होती थी, गवरैये के लिए तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। और पहले जब हमें मिलता है तो सबसे पहले जिसका काम आया है हमें उसका काम करना है, तो राजा का काम पहले आया है तो पहले राजा का काम होगा और वो ज्यादा भी है तो वो होगा। फिर बाद में गवरैया आई है तो उसका काम होगा। तो फिर यहाँ पर वो दोनों का काम करते, खुशी खुशी करते और जिसका काम पहले आया उसके हिसाब से कार्य किया जा रहा होता। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झबरे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैये का काम क्यों किया था? क्योंकि उन्हें मेहनताना मिल रहा था। जो वो कार्य कर रहे थे उसके लिए उन्हें कुछ मोल मिल रहा था, जबकि राजा के लिए किए गए कार्य के लिए उनको कोई भी मोल मिल नहीं रहा था। इसलिए उन्हें राजा के कार्य को रोक के पहले गवरैये के कार्य को संपन्न किया। चारों ने राजा का काम रोककर गवरैये का काम किया क्योंकि वे सभी राजा का काम डर के कारण कर रहे थे और अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। गवरैये ने उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी जिससे वे सब खुश हो रहे थे। तो खुश होकर काम कर रहे थे इसलिए वो पहले उस काम को ले रहे थे। और राजा का काम करना था क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ऐसा ना हो अगर हम राजा का काम नहीं करेंगे तो उसके हमें दंड मिलेगा। भाई कमाई तो छोड़ो, उल्टा हमें दंड मिल जाएगा। तो वो लोग डर के कारण कार्य कर रहे थे। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारी बसंत बुक भी यहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न हुई। सारे चैप्टर मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से, आपको सारे प्रश्न उत्तर समझाए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं पे भी बुक से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, कहीं से भी बीच में आ जाएगा। इसलिए पूरे चैप्टर्स को पूरी सावधानी के साथ पढ़िए। सिर्फ क्लास 8th में नहीं, आप आगे क्लासेस में जाएंगे तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।